प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में मैंने इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बताया था और उसका डिस्क्रिप्शन मैं अगली कक्षा में बताऊंगा, लेकिन आज मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का सिलेबस बताने जा रहा हूं और मुझे पूरी तरह यकीन है कि इस सिलेबस को जानने के बाद आप अच्छे से और बहुत ही आसानी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाना चालू कर देंगे। तो देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन में कौन कौन से टॉपिक हैं, मैं सीरियल बाय सारे को डिक्टेट करवा रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी अंग्रेजी अनुवाद, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। देखिए, आपको इसमें क्या क्या जानना है। प्रायः देखा जाता है कि आप जब भी ट्रांसलेशन बनाना चालू करते हैं तो सीधे चले जाते हैं टेंस पे, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि टेंस से पहले 8 टॉपिक को सीखना जरूरी होता है। यदि ये आप 8 टॉपिक आप नहीं सीखेंगे तो बात यूं हो जाएगी कि जैसे किसी पेड़ की जड़ को काट दिया जाए और आप उसे लगाने जाएंगे तो क्या पेड़ कभी लग पाएगा। इन 8 टॉपिक को छोड़ के डायरेक्ट आप टेंस पे चले जाते हैं तो क्या कभी भी आप अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो आइए वो 8 टॉपिक कौन कौन से हैं इसे जानने का हम प्रयास करें। देखिए, नंबर 1 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस सी यानी कॉम्प्लीमेंट, या यहां पे हम एडजेक्टिव भी दे सकते हैं यानी विशेषण, या एडवर्ब भी दे सकते हैं। यानी कभी कभी इसमें एडवर्ब भी आ जाया करता है। नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस नाउन या कॉम्प्लीमेंट। सी का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट। नंबर 3 सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट और प्लस सी यानी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 4 सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू हैव प्लस नाउन या कॉम्प्लीमेंट। नंबर 5 सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू हैव प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। नंबर 6 द यूज ऑफ देयर। इस देयर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर। नंबर 7 द यूज ऑफ ईट। इसे आप डमी ईट भी कह सकते हैं। डमी मीन्स फेक यानी नकली। नंबर 8 द यूज ऑफ पोजेसिव्स, यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में अधिकारवाचक। पोजेसिव्स यानी अधिकारवाचक यानी अधिकार को सूचित करने वाला, पोजेशन को सूचित करने वाला या ऑनरशिप को सूचित करने वाला। इन 8 टॉपिक सीखने के बाद तब हम चलेंगे टेंस पे। अब तो आप समझ सकते हैं कि टेंस पर हम डायरेक्ट चले जाते हैं, जो हमारे लिए या किसी भी छात्र के लिए ये कितना घातक है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि हमारे कुछ शिक्षक वृंद भी
डायरेक्ट टेंस में पता चले जाते हैं, टेंस बताना चालू करते हैं। ये 8 टॉपिक छोड़ देते हैं। अब आप बहुत भली भांति समझ गए होंगे कि इन 8 टॉपिक को छोड़ के टेंस सीखना कितना फेटल है, यानी कितना घातक है। चलिए अब नंबर 9 द टेंस, नंबर 10 द इंटरचेंज ऑफ वॉइस। तब तो आपने देखा कि ये 8 टॉपिक के बाद टेंस आता है और हम डायरेक्ट टेंस पे चले जाते हैं, जो हमारे लिए कितना खतरनाक है। यानी हम किसी पेड़ की जड़ काट के और उसे हम रोपने जाए, उसे लगाने जाए तो कभी नहीं लगेगा। यही बात होगी, आपको अंग्रेजी का ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा। तो ये 10 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और टॉपिक मैं लिखूंगा, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लें, टेक डाउन कर लें, या इसका शॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 11 में द काजेटिव वर्ब्स, काजेटिव वर्ब्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका हिंदी से शाब्दिक अर्थ है प्रेरणार्थक क्रियाएं। इसे भी जानना बहुत जरूरी है। यदि इसे आप नहीं जानते हैं तो कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। प्रेरणार्थक क्रियाएं। नंबर 12 द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज। ये आपने देखा होगा, ये इंटर के सिलेबस में भी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, इसे हम यूं भी बोल सकते हैं द सिंथेसिस। नंबर 13 द एनालिसिस। एनालिसिस, इसी में क्लॉज आता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। अर्थात एक बड़े वाक्य में कई छोटे छोटे वाक्य आते हैं, जिन्हें उपवाक्य कहा जाता है। तो ये आपने देखा द एनालिसिस, यानी इसमें क्लॉज आता है। क्लॉज मीन्स उपवाक्य, हिंदी में इसे हम उपवाक्य कह सकते हैं। यानी एक बड़े वाक्य में कई छोटे छोटे वाक्य आते हैं और प्रत्येक छोटे वाक्य को उपवाक्य कहा जाता है, अर्थात इंग्लिश में इसे क्लॉज कहा जाता है, जिसे हम बड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे। नंबर 14 में इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेज, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं मुहावरे। इडियम्स मीन्स मुहावरे एंड फ्रेजेज मीन्स वाक्यखंड एवं वाक्यखंड, जो आप रटते भी हैं, यानी प्रायः इसे याद क्या करते हैं, लेकिन मैं ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप बड़े आसानी से इडियम्स और फ्रेजेज जान जाएंगे, बिना रटे ही जान जाएंगे आप। नंबर 15 में द यूज ऑफ सम स्पेशल वर्ब्स, यानी कुछ विशेष क्रियाओं का प्रयोग, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रायः छात्र क्रियाओं में यानी वर्ब्स में धोखा खाया करते हैं। तो एक एक क्रिया के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी क्रिया हमारे लिए उपयोगी है। नंबर 16 द यूज ऑफ सम फॉरेन वर्ड्स,
फॉरेन मीन्स यानी विदेशी, लैटिन वर्ड्स, इसमें प्रायः लैटिन वर्ड्स आएंगे, विदेशी वर्ड्स, यानी इसे हम लैटिन वर्ड्स भी कहते हैं। कुछ विदेशी शब्दों का प्रयोग। नंबर 17 प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मीन्स लोकोक्तियां, लोकोक्तियां यानी लोक उक्ति, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली या कही जाने वाली उक्तियां, वर्सेज, या इसका पर्यायवाची शब्द हिंदी में मुहावरे कहावतें। नंबर 18 में आप जानेंगे सम ग्रेडेड एंड सॉल्व्ड में साधित, सॉल्व्ड ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। यानी इस 18 टॉपिक ग्रेडेड एंड सॉल्व्ड ये खुद बने रहेंगे, यानी हिंदी वाक्य हैं, उनकी अंग्रेजी रहेगी, कठिन से कठिन हिंदी वाक्य अंग्रेजी रहेगी, और कुछ को याद करने की जरूरत रहेगी, और कुछ मैं बताऊंगा जो आप आसानी से उसे समझ पाएंगे, ज़्यादा याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नंबर 19 न्यूज़पेपर वर्ड्स। न्यूज पेपर हाई इंटेलेक्चुअल वर्ड्स। अर्थात ये ऐसे न्यूज़पेपर हाई इंटेलेक्चुअल वर्ड्स रहेंगे जो प्रायः न्यूज़पेपर में आते हैं और हम नहीं जान पाते हैं। उन्हें अगर हम जान पाएंगे तो फिर हमें आगे कोई कठिन से कठिन बुक या कठिन से कठिन न्यूज़पेपर अर्थात इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। इसीलिए इन्हें भी हम थोड़ा थोड़ा करके जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 20 ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे सम इडियोमेटिक वर्ड्स। इडियोमेटिक वर्ड्स यानी कुछ मुहावरेदार शब्द। कुछ मुहावरेदार शब्द यानी कोई भी सेंटेंस वो अच्छा होता है जो मुहावरेदार हो, यानी इडियोमेटिक हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कि महात्मा गांधी हमेशा इडियोमेटिक सेंटेंस लिखा करते थे, इसीलिए उनकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी होती थी और दुनिया के लोग उनको पढ़ा करते थे। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इडियोमेटिक इंग्लिश जानते थे, इडियोमेटिक इंग्लिश लिखना पसंद करते थे। तो वही इडियोमेटिक वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी अंग्रेजी अधिक से अधिक मुहावरेदार हो जाए, अधिक से अधिक स्टैंडर्डाइज हो जाए। तो ये 20 टॉपिक हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के। हम बारी बारी से यानी एक एक करके अध्ययन करेंगे, एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, और तब हम देखेंगे कि आपने जो अब तक पढ़ाई की या वैसे छात्र जो डायरेक्ट टेंस पे गए और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई शुरू की, उनमें कितना फ़र्क है। उनमें और आप में आकाश ज़मीन का फ़र्क होगा। आप एक एक क्लू पॉइंट को सीखते चले जाएंगे और आपकी अंग्रेजी इतनी मजबूत होगी, इतनी मजबूत होगी कि कहीं भी किसी भी तरीके से, अर्थात कोई जनरल पढ़ने में या कोई न्यूज़पेपर पढ़ने में, कोई मैगजीन पढ़ने में, कहीं भी आपको कठिनाई नहीं होगी। ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूँ। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कीजिए। देखिए दोनों मिलके क्या नया रंग लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको अंग्रेजी समझने में, पढ़ने में, लिखने में
और कहीं बोलने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।